20 साल 2020 दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। ये तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। ये एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला ये पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत ये बुक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्यिक दृष्टि से, ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में बुक के पब्लिकेशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः सेल्फ पब्लिश किया गया था, क्योंकि हम जिस भी बुक पब्लिशर के पास गए, हर एक ने मेरी बुक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ लेटर में इस तरह की टिप्पणियां थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज्यादातर पब्लिशर मेरे रिच डैड के बजाय मेरे हाईली एजुकेटेड पुअर डैडी की तरफ अधिक थे। ज्यादातर पब्लिशर मनी के बारे में मेरे रिच डैड के लेसन से सहमत नहीं थे, मेरे पुअर डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक वार्निंग थी फ्यूचर के बारे में लेसन्स की बुक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे रिच डैड के फ्यूचर के बारे में वार्निंग और लेसन्स के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा कि उनके लेसन भविष्यदर्शी थे, भविष्यवाणी सच हो गई। इनमें से कुछ लेसन ये है। रिच डैड का लेसन नंबर 1, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। 20 साल पहले कई पब्लिशर ने मेरी बुक को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वे रिच डैड के पहले लेसन से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज्यादा जागरूक है। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया कि सन 2009 और 2012 के बीच 95% इनकम उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। लेसन, इनकम में वृद्धियां कर्मचारियों के नहीं, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के पास जा रही है। उन लोगों के पास नहीं जो मनी के लिए काम करते हैं। रिच डैड का लेसन, सेविंग करने वाले हमेशा हारते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर पब्लिशर रिच डैड के इस लेसन से पुरजोर तरीके से असहमत थे। पुअर और मिडिल क्लास के लिए पैसे सेविंग करना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे सेविंग करने वालों को पराजित या हारने वाला कहना ईश्वर की निंदा करना है। लेसन, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नजर डालें और आपको दिख जाएगा कि सेविंग करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं या हारते हैं। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी के शुरुआती 10 ईयर्स में स्टॉक मार्केट में 3 भारी क्रैश हुए हैं। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास .com क्रैश था, दूसरा क्रैश सन 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा सन 2008 का बैंकिंग क्रैश था। 1929 का भीमकाय क्रैश। जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय थे। नोट छापना। हर क्रैश के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। अमीर को बचाना। सन 2000 से 2016 के बीच इकोनॉमी को बचाने के नाम पर पूरे वर्ल्ड के बैंक इंटरेस्ट रेट में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रिच लोग खुद को बचा रहे थे और पुअर और मिडिल क्लास लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में इंटरेस्ट रेट शून्य से भी कम है, इसलिए सेविंग करने वाले पराजित होते हैं, हारते हैं। आज सबसे ज्यादा पराजित लोग पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। रिच डैड का लेसन, आपका मकान एसेट नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर पब्लिशर ने रिच डैडी के इस लेसन की आलोचना की कि आपका मकान एसेट नहीं है। 10 साल बाद सन 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मार्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी, तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस लेसन की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच एसेट नहीं था। रियल प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि
रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश पुअर लोगों की वजह से नहीं हुआ था, यह तो अमीर लोगों की वजह से हुआ था। रिच लोगों ने फाइनेंशियल जुगाड़ करके डेरिवेटिव नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन फाइनेंशियल वेपन में विस्फोट हुआ, तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोज पुअर सब प्राइम कर्ज लेने वालों को मढ़ा गया। 2007 में फाइनेंशियल डेरिवेटिव में लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर थे। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर है। दूसरे शब्दों में रियल प्रॉब्लम कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। रिच डैड का लेसन, अमीर लोग टैक्स कम क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई पब्लिशर ने ये उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि रिच लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि ये लेसन गैर कानूनी है। 10 साल बाद सन 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पूर्व चुनाव के लिए खड़े हुए। जब ये उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी इनकम का लगभग 30% टैक्स में दिया, जबकि गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी की वह नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, ये पता लगाने के बजाय पुअर और मिडिल क्लास लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप पुअर और मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रिच लोग टैक्स हमेशा कम चुकाएंगे। रिच लोग कम टैक्स देते हैं, इसका कारण है रिच डैड के लेसन क्रमांक 1 में मिलता है। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, वे टैक्स जरूर चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन रिच लोगों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी, तो वे असली रिच लोगों पर नहीं बल्कि हाई इनकम वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं, वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी 20 साल पहले। हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द बेल्टन सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उसी लिस्ट में बनी रही। इसके अलावा वर्ष सन 2000 में ओपेरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपेरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं बाकी सब हिस्ट्री है। रिच डैड पुअर डैड हिस्ट्री की नंबर 1 व्यक्तिगत फाइनेंशियल बुक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ बुकें बिक चुकी है। क्या सचमुच कोई रिच डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा, क्या सचमुच कोई रिच डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप रिच डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं, जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वह प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति रिच डैडी के लेसन को समझ सके। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, 20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी वाई द रिच आर गेटिंग रिचर, वाइड इज फाइनेंशियल एजुकेशन रियली। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ज्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि रिच डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सिखाया। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की रिच डैड पुअर डैड है। ये रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है, एक वार्निंग और एक इन्विटेशन। हालांकि मैंने वाई द रिच आर गेटिंग रिचर को यथासंभव सरल लिखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रिच लोग सचमुच जो करते हैं वे आसान नहीं है, ना ही उसे समझाना आसान है। रिच लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए असली फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है, जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूँ कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें। इसके बाद अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो शायद वाई द रिच आर गेटिंग रिचर आप ही के लिए है। 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। अतीत, वर्तमान और फ्यूचर के मेरे सभी रीडर्स को द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोगों की ओर से 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। मानवता के फाइनेंशियल कल्याण को ऊपर उठाना हमारा मिशन है और यह एक समय में एक जीवन और एक व्यक्ति से शुरू होता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।